अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5, लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटेग्रल्स एंड रिलेटेड थ्योरम जो है इनको हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए आइए। सबसे पहला कहता है यहाँ पे कि वी शैल सी डैट, हम देखेंगे कि लाइन इंटेग्रल जो है ये नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल होती है, और जो सरफेस इंटेग्रल होती है ये जनरलाइजेशन ऑफ डबल इंटेग्रल होती है, और जो वॉल्यूम इंटेग्रल होती है ये जनरलाइजेशन ऑफ ट्रिपल इंटेग्रल होती है। दोबारा, लाइन इंटेग्रल जो है नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल, सरफेस वाली जो है वो डबल इंटेग्रल की, और वॉल्यूम वाली जो है वो ट्रिपल इंटेग्रल की जनरलाइजेशन होती है। नेक्स्ट कहता है कि इनके दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी। लाइन इंटेग्रल को अगर हम डबल इंटेग्रल में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए ग्रीन थ्योरम देखेंगे, और विद द हेल्प ऑफ स्टोक थ्योरम कहता है लाइन इंटेग्रल्स को हम सरफेस इंटेग्रल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एंड कन्वर्सली, और या फिर सरफेस इंटेग्रल को लाइन इंटेग्रल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कहता है सरफेस इंटेग्रल कैन बी ट्रांसफर इनटू ट्रिपल इंटेग्रल, सरफेस इंटेग्रल को हम ट्रिपल इंटेग्रल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और कन्वर्सली यानी कि ट्रिपल इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, कहता है इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ग्रीन्स थ्योरम, गाउस थ्योरम, ये वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, कोरस्पोंडिंग, ये जो कोरस्पोंडिंग थ्योरम्स ऑफ ग्रीन्स, स्टोक और गाउस थ्योरम जो है वेरी पावरफुल टूल है इन प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स। चलिए आइए टेंजेंशियल लाइन इंटेग्रल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल वर्ड्स थे जो हम पीछे डिस्कस करके आए। टेंजेंशियल लाइन इंटेग्रल ये क्या कहता है? कहता है हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो कि चैप्टर नंबर 4 में आप डिस्कस करके आए, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन था, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन। कहता है विच इज़ डिफाइंड, जो कि डिफाइन है और कंटिन्यूस है अलोंग द आर्क ए बी ऑफ द स्पेस कर्व सी। हमने स्पेस में एक कर्व ली है सी, ठीक है, और आर्क ए बी का नाम दिया गया है उसको। एक वेक्टर हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो कि उस पर कंटिन्यूस डिफाइन है। कहता है सब डिवाइड द आर्क इनटू एन सेगमेंट्स, मीन्स पॉइंट वन से लेके पॉइंट पी एन माइनस वन तक, चूज एन आर्बिट्रेरली एंड राइट ए इज इक्वल टू पी नॉट एंड बी इज इक्वल टू पी एन एज शोन इन फिगर। कहता है हमारे पास ये आर्क है ना, ए से लेके बी तक ये आर्क थी, ठीक है, आर्क थी, और ये स्पेस में कोई कर्व सी है। कहता है इसको हमने एन पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एन पार्ट्स बनते हैं ना, इसमें डिवाइड किया। कहता है एक P1 है, एक P2, एक सोन चलता गया पी के माइनस वन आ गया, पी के आ गया, पी सोन चलता गया पी एन माइनस वन आ गया, ठीक है। कहता है जो ए है उसको हमने पी नॉट का नाम दे दिया, बी जो है उसको पी एन का नाम दे दिया, ठीक हो गया, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। कहते हैं कंसीडर वन सच सेगमेंट, हमने एक सेगमेंट उठा लिया, कौन सा, ये वाला, और इस सेगमेंट को हमने डेल्टा एस के का नाम दे दिया। कंसीडर वन सेगमेंट पी के माइनस वन, पी के माइनस वन से लेके पी के तक हमने एक सेगमेंट उठा लिया, ठीक है, एंड लेट उसकी जो आर्क लेंथ सेगमेंट की है वो डेल एस के है, ठीक है, के की वैल्यू वन से लेके एन कुछ भी हो सकती है, यानी कि ये हमारे पास ये एस वन हो जाएगा, डेल एस वन, ये डेल एस टू, ये डेल ये इसी तरह से ऑन बढ़ता गया, ये डेल हमारे पास डेल एस के हो जाएगा, और ये डेल एस एन हो सकता है। तो इस वजह से उसने लिखा है वन से लेके एन तक होगी। कहता है लेट ए क्यू के हमने एक पॉइंट लिया है, ठीक है, बी एनी पॉइंट ऑन द सेगमेंट। कहता है इस सेगमेंट पे पी के माइनस वन से लेके पी तक किसी भी सेगमेंट पे हमने क्यू के एक पॉइंट लिया। अब ये मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। कहता है एन पॉइंट ऑन द सेगमेंट एंड फाइंड, और इसको इस तरह डिफाइन किया गया है ये वाली चीज़, ठीक है, उस पर एक वेक्टर उन्होंने बना लिया है, लेट बी द यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑफ सी एट, क्योंकि कहता है वो सी का, यानी कि ये जो सी कर्व जो है उसका इस पॉइंट पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, ठीक है, लेट कर लिया है। तो कहता है वी मल्टीप्लाई टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए एंड क्यू के विद द आर्क लेंथ, हमने उसको आर्क लेंथ से मल्टीप्लाई किया है विद द कोरिस्पोंडिंग पी के माइनस वन पी के, और कहता है एंड फॉर्म द सम, और एक सम बना लिया हमने इस तरह, ठीक है, यानी कि एक के जो था हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले गए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है इसके साथ, ठीक है। तो कहता है इसका हमने सम ले लिया है। नोट अब ना हम इन्फिनेट पे लिमिट लगा देंगे। जब इन्फिनेट पे लिमिट लगा देंगे तो ये एन जो है, यानी कि ये पी ज़ीरो पी वन पी टू पी के माइनस वन, ये इन्फिनेट चीज़ें हो जाएगी। कितनी इन्फिनेट, यानी कि इन्फिनेट पॉइंट्स हो जाएंगे, ये इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा, तो इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब इन्फिनेट हो जाएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी,
इंटेग्रल बन जाएगी। ठीक है, इंटेग्रल का आपको पता है कि लिमिट इन्फिनिट होती है। ठीक है, तो वो सिग्मा से फिर इंटेग्रल में चला जाता है। कहता है नाउ और लिमिट हमने ये वाली ले लिया इन सच अ वे दैट द आर्क लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, इतनी ज़्यादा कि वो सेगमेंट के दरमियान इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इनके दरमियान जो लेंथ है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। यानी कि इतने ज़्यादा ये वाले हो गए हैं ना कि इनके दरमियान लेंथ जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। दिस लिमिट, ये वाली जो लिमिट है, इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो इसको हम टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अलोंग सी ए टू बी ए कहते हैं। ठीक है, इसको टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अलोंग ए वेक्टर की टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल कहते हैं अलोंग सी फ्राम ए टू लेके बी तक। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन इंटीग्रल टेंजेंशियल, ये टी ज़ाहिर कर रहा है इन टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल ऑफ ए। ठीक है, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि ए से बी लिखने के बजाय आप सी कर्व लिख दें। कहता है इसका मतलब क्या है, लिमिट एन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिया, के वन से लेके एन तक लिया है, एक के डॉट टी के और ये डेल एस के। ठीक है, ये सेगमेंट और यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर, और ये हमारे पास क्या आ गया, एक के, यानी कि उस वेक्टर जो हमारे पास आया था वहाँ पे। इस तरह हम लिख सकते हैं। कहता है टी हमारे पास क्या है, डी आर ओवर डी एस, डी आर ओवर डी एस, आर क्या है वहाँ पे पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और आर आपको पता है किसके इक्वल होता है, एक्स आई, ठीक है, प्लस वाई जे और प्लस जी के, इसके इक्वल होता है। अगर हम दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लेना चाहें तो डी आर किसके इक्वल आ जाएगा, डी आर हमारे पास आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे और प्लस डी जी के। ठीक है, ये तो आप लोग को पता है। नेक्स्ट देखें, कहता है दस द लाइन इंटीग्रल, ये जो हमारे पास है इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम ना डी आर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखें टी यूनिट कैप किसके इक्वल है, डी आर ओवर डी एस, डी एस उधर चला गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये चीज़ भी बन सकती है, डी एस इज इक्वल टू डी आर, तो हम इसकी जगह डी आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डी आर आ गया इसकी जगह पे, और लिखा हुआ है आगे ए से बी तक को हमने सी का नाम दे दिया, और ये डी आर की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी जब, तो ये ए आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर हमारे पास इक्वल होता है ए वन आई, ठीक है, और प्लस ए टू जे और प्लस ए थ्री के। ठीक है, इसके इक्वल होता है। जब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होता है, तो ए वन मल्टीप्लाई हो गया डी एक्स से, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होता है डॉट प्रोडक्ट में, प्लस ए टू मल्टीप्लाई हो गया डी वाई से, और प्लस तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई हो ए थ्री मल्टीप्लाई बाई डी जी हो गया। तो ये वाली चीज़ हमारे पास एक स्केलर चीज़ आ गई। ठीक है, जिसकी हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो चलेंगे आगे बढ़ते हैं। कहता है डी आर जो है इसका ये जो डिफरेंशियल हमने लिया था ना, यानी कि ये वाली चीज़, इसको कहते हैं इसका आर्ला डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक मिनट में ना इसको ना ज़रा ज़्यादा कर लूँ, अब सही है। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहता है द लाइन इंटीग्रल, ये जो लाइन इंटीग्रल है इज समटाइम्स कॉल्ड द स्केलर लाइन इंटीग्रल, इसको स्केलर लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं, यानी कि ये एक स्केलर आई है ना ऑफ वेक्टर फील्ड ए। कहता है इफ़ सी इज़ क्लोज्ड कर्व, कहता है अगर कोई क्लोज कर्व है, वी शैल सपोज अ सिंपल क्लोज कर्व, अगर कोई क्लोज कर्व है जो कि डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर, जो कि अपने आप को ही किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, द लाइन इंटीग्रल अराउंड सी इज़ ऑफन डिनोटेड बाय, तो फिर लाइन इंटीग्रल को इस तरह डिनोट किया जाता है, यानी कि इसके गिर्द ही ये दायरा लगा दिया जाता है। ठीक है, क्लोज कर्व के लिए। हम नेक्स्ट लिखा है इफ़ ए इज़ द फोर्स एफ ऑन द पार्टिकल मूविंग, कहता है अगर ए हमारे पास कोई फोर्स हो, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो आप बचपन से एक फार्मूला पढ़ के आए थे, एफ यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, और इसकी इंटीग्रेशन करनी थी हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास बचपन से एक फार्मूला पढ़ के आए थे, तो कहता है फिर ये हमारे पास वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दिस लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द फोर्स, फिजिक्स में आप पढ़ के आए थे। कहते हैं इन्फ्लुएंट में मैकेनिक्स में जो है दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड द सर्कुलेशन, इसको हम सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर्कुलेशन। ठीक है, अराउंड सी वेयर ए रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन जनरल, एनी इंटीग्रल इज टू बी एवेलुएटेड अलोंग कर्व इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल। कोई भी इंटीग्रल जिसको हम एक कर्व के अलोंग एवेलुएट करें उसको लाइन इंटीग्रल कहते हैं। डेफिनेशन आ गई। ठीक है, कहता है अदर फॉर्म्स ऑफ द लाइन इंटीग्रल क्या होगी। ठीक है, यानी कि अगर कहता है एक जगह पे हम फाई फंक्शन रख दें, फाई डी आर, ठीक है, तो ये हमारे पास अगर एक जगह हम फाई डी आर रख दें तो ये हमारे पास डी आर की वैल्यू पुट कर दें। डी आर की वैल्यू क्या थी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ठीक है, ये वैल्यू थी। तो हमारे पास ये फाई इससे मल्टीप्लाई, फाई इससे आई बाहर आ गया, फाई डी एक्स बन गया, प्लस जे बाहर आ गया, फाई डी वाई बन गया, के यूनिट कैपिटल बाहर आ गया, तो ये हमारे पास फाई डी जी बन गया।
अब कहता है ये तो डॉट प्रोडक्ट थी ना, क्रॉस प्रोडक्ट में देखें, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में देखें तो ए की वैल्यू डी आर आर की वैल्यू। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे आ जाता है आई, यहाँ पे आ जाता है जे, यहाँ पे आ जाता है के। पहले वाले का यानी कि यहाँ पे आ जाएगा A1, यहाँ पे आ जाएगा A2, यहाँ पे आ जाएगा A3, यहाँ पे आ जाएगा DX, यहाँ पे आ जाएगा DY और यहाँ पे आ जाएगा DZ। कैसे, आई बाहर आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, आई बाहर आ गई, ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये से, जे बाहर आ गया, आगे माइनस भी आएगा ना तो वो माइनस वाला हम चेंज कर देते हैं, पहले A3DX मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि माइनस को भी डायरेक्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर प्लस के वाला तो A1 dy से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस A2DX ये वाली चीज़ लिखी हुई है। दिस इंटेग्रल डेट इन्वॉल्व डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर कॉल्ड लाइन इंटेग्रल्स। कहते हैं इसे वो इंटेग्रल जो कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर भी रखता हो उसे लाइन इंटेग्रल्स कहते हैं। नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे, वही प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्या कि अगर कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो रहा है साथ तो वो के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास अगर a प्लस बी दो वैक्टर्स की इंटीग्रेशन हो रही है तो a पे लैदा तो b पे लैदा, ठीक है। और ये कहता है कि अगर हमारे पास एक कर्व थी, ठीक है, a से लेके b तक, तो क्या है कि इसमें दो रास्ते आ गए हैं, एक पहला रास्ता यहाँ से ये, दूसरा रास्ता ये से ये, ठीक है। तो आप पहले इतने की फाइंड कर लें, फिर इतने की फाइंड कर लें, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो कहता है C1 कर्व की पहले फाइंड कर लें, फिर C2 की, या पहले C2 की फिर C1 की, तो आंसर हमारा एट द एंड सेम आएगा, ठीक है। और कहता है इसी तरह अगर n हमारे पास हो जाए, यानी कि n पॉइंट्स हो जाए, तो यानी कि n कर्व्स, एक कर्व को n कर्व्स में सब डिवाइड कर दिया जाए n स्मूथ कर्व्स पे, पीस वाइज स्मूथ हो, ठीक है, तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगी। कहता है द ओरिएंटेशन अलोंग सी मस्ट बी मेंटेन्ड ओवर द, हाँ इनकी ओरिएंटेशन सेम रखनी है, ये नहीं कि एक ये ले लिया आप इस अलोंग फाइंड करें, नहीं, जिस डायरेक्शन में दी हुई है उसी डायरेक्शन में। डेट इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ सी जे इज़ द टर्मिनल पॉइंट ऑफ सी। कहता है जिस तरह देखें कि सी जे जो है वो इनिशियल पॉइंट है, दैट इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ सी जे इज़ द टर्मिनल पॉइंट ऑफ सी जे माइनस वन। देखें कि कहता है इसी तरह अगर कोई इस तरह चल रही है ना सी जे माइनस वन और सी जे, तो इसको इस तरह रखना है और इसको इसी तरह ही रखना है, ठीक है। और हाँ कहता है जिस तरह देखें कि सी जे जो है ना वो टर्मिनल पॉइंट ऑफ है सी जे माइनस वन का, ठीक है। यानी कि ये देखें, फ़र्ज़ किया मैं कहूँ ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये C1 कर्व का जो टर्मिनल पॉइंट है ना, वो C1 कर्व का इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, C2 कर्व का इनिशियल पॉइंट है। और इसी तरह क्या कहता है द इनिशियल पॉइंट ऑफ सी जे, यानी कि इस तरह होगा ना, ये सी जे माइनस वन है, ये सी जे है, ठीक है, ये सी जे माइनस वन वाली कर्व है और ये सी जे है। तो कहता है सी जे का जो इनिशियल पॉइंट होगा ना, यानी कि ये वाला होगा, ये सी जे माइनस वन का टर्मिनल पॉइंट होगा। कहता है दिस रिक्वायरमेंट इज इंडिकेटेड बाय द एरो, एरो बनाए हुए हैं, ये बताए हुए हैं, ठीक है। कहता है एग्जाम्पल नंबर वन है हमारे पास ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया, एवेल्यूएट करना है हमने ए डॉट डी आर को, वेयर सी द कर्व, एक्स वाई प्लेन में एक कर्व दी गई है वाई इक्वल टू 2x के। कहता है 0,0 से लेके 1,2 तक हमने जाना है, और ये हमारे पास कर्व दी गई है और एक्स वाई प्लेन में वाई इक्वल टू 2x के, 0,0 से 1,2 तक जाना है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या कर दिया, वाई इक्वल टू 2x के इन द एक्स वाई प्लेन है, इसका मतलब जी वहाँ पे क्या है, 0 है। डी आर हमें पता है इसके इक्वल होता है, ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया, ए डॉट डी आर, ये फार्मूला जो हमें पता है। तो ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, डी आर की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक हमारे पास स्केलर चीज़ आ जाएगी, यानी कि वेक्टर वाली चीज़ खत्म हो जाएगी, ये वाली चीज़ आ गई। अब वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हमें दिया गया है, वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर से देखें, अपनी मर्जी है, सारा क्वेश्चन वाई में ले आए या एक्स में ले आए। अगर आप एक्स में लेके आना चाहते हैं तो एक्स इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2/y, ठीक है, और x यहाँ से इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 2/y, ठीक है। तो अपनी मर्जी, तो ये ज़रा कम्प्लेक्स हो जाता है, हम y में ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से dy कितना निकल के आएगा, dy यहाँ से निकल के आएगा, पावर 2 लगेगा इस पर, पावर नीचे आएगा, पावर से एक कम, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 से मल्टीप्लाई होकर 4x dx आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास y है वो यहाँ ये रख दें, यहाँ जहाँ पे हमारे पास dy है वहाँ पे ये रख दें, ठीक है। तो और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो देखें हमें पॉइंट ये x 0 से 1 तक था, y 0 से 2 तक था, ठीक है। तो ये हमने पुट कर दिया, यानी कि ये बन जाएगा 3x, y की जगह पे पुट कर दें, y क्या है 4x, y क्या है 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा, और dx वैसे का वैसे ही माइनस है वाई स्क्वायर, बाकी आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर है,
2x² और dy वाई की वैल्यू कितनी है, बल्कि यहाँ पे ना y की वैल्यू आएगी किसकी, अब y² यानी कि 2x का स्क्वायर, ठीक है, 2x होल स्क्वायर, और dy की वैल्यू कितनी है 4x dx। तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेशन पे हम लिमिट जो है वो 0 से 2 लगा देंगे, तो ये वाली सारी लगा 0 से 1, क्योंकि y हमारे पास 0 से लेकर 2 तक था। अब बल्कि x की लिमिट लगेगी, क्यों, क्योंकि ये सारा फंक्शन हमारे पास किस में आ गया, x में आ गया ना, y तो ख़त्म हो गया, तो ये dx यानी कि ये भी देखें dx में आ गया, और जब dy की वैल्यू पुट करेंगे ये भी dx में आ जाएगा, तो फिर x की लिमिट लगेगी 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो जब ये हम पुट करेंगे, इसको आगे आप इंटीग्रेट करना आता है, इंटीग्रेट करके आंसर जो है वो -7 और 6 आ जाएगी। इसी तरह एग्जाम्पल में 2 है, कहता है ए हमें ये दिया गया है, इसको वैल्यूएट करना है अलोंग ए कर्व एक्स वाई प्लेन में कंसिस्टिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है कर्व 1, और एक ये लाइन सेगमेंट दिया गया है कर्व 2। अब इसकी ना इक्वेशन ऑफ लाइन आपने खुद ड्रा करनी है, ठीक है। वो कैसे करते हैं, मैं आपको फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। यानी कि 2 पॉइंट ऐसे एक साथ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी हो, तो ये उसका फार्मूला होता है m और x माइनस एक्स नाट। यहाँ पे जो m होता है ना, ये इक्वल होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है, ये वाला होता है। तो इसके लिए 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, यानी कि इसको x1 कह लें, इसको x2 कह लें, इसको x1 कह लें, इसको y1 कह लें, नहीं एक मिनट, इसको x1, इसको y1, इसको x2 कह लें, इसको y2 कह लें, ठीक है। और जब ये आप पुट करेंगे ना पॉइंट्स यहाँ पे, तो m की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। हमारे पास m की वैल्यूज़ निकल, यहाँ से ना मैं इक्वेशन बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आएगी, y2 माइनस y1, y2 कितना है ये 2 माइनस 0 2, और माइनस y1 3 माइनस x2 माइनस x1 बटे में आएगा, तो ये बटे में आ गया 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है y माइनस वाई नाट, तो ये y नाट और x नाट वाला जो मर्जी पॉइंट ले ले अपनी मर्जी, या ये वाला पॉइंट ले ले या ये वाला, मैं पहले वाला लेके देखता हूँ। तो y में से y नाट माइनस किया, यानी कि y माइनस 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 2, आगे क्या आएगा x माइनस एक्स नाट, तो x माइनस एक्स नाट की वैल्यू कितनी है, तो मैंने ये पॉइंट लिया था, एक्स नाट की वैल्यू 2 होगी, एक्स नाट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 2 बार 4, तो ये देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई y इज इक्वल टू x माइनस 4, कहाँ से, इन नीचे वाले पॉइंट से, ठीक है। तो आप इस तरह ये इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। अब हमें फंक्शन क्या दिया गया था, ये हमें वेक्टर दिया गया था, ठीक है, और इस कर्व के लॉन्ग ये हमें कर्व्स दोनों मिल गई, एक की इक्वेशन ये बनेगी और दूसरी की इक्वेशन ये बनेगी। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, आप इसको सिंपली कह सकते हैं यहाँ पे x एक्सिस पे y 0 होता है, y इज इक्वल टू 0 बनेगी इसकी इक्वेशन, ठीक है। तो ये a डार डी आर सी कर्व ले ली, यहाँ से यहाँ तक ये सारा आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा, ये स्केलर एक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमने अलोंग कर्व फाइंड करना है, तो ये c1 और c2 प्लस करेंगे, जिस तरह प्रॉपर्टी नंबर 3 हम पढ़ के आए थे, ठीक है। और c1 के अलोंग लैदा हमने इंटीग्रेट कर लिया, c2 के अलोंग लैदा कर लिया। c1 के अलोंग कैसे करेंगे, a की वैल्यू 2x, ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a डी आर y कितना है, y 0 है ना, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट के रिलेटेड ये मैंने आपको इक्वेशन बना के दी, y क्या है 0 है, dy कितना होगा, dy भी हमारे पास 0 हो जाएगा। और जब y x की हम लिमिट लेंगे, ठीक है, क्योंकि y हमने ख़त्म कर दिया, y पुट करेंगे ना, तो x की लिमिट 0 से 2 तक है, तो ये y जब यहाँ पे पुट करेंगे ये y ख़त्म हो गया, dy की जगह से ये y ख़त्म हो गया, बाकी सिर्फ 2x dx बचा, और x की लिमिट 0 से 2 तक, इसको वैल्यूएट कर लिया। अब यहाँ पे बात करें, जब y की वैल्यू 2x माइनस वाई पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लें, ये 2x माइनस 4, इसका डेरिवेटिव लें, तो ये हमारे पास 2x 2dx आ जाएगा। जब वहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये y की जगह पे ये पुट हो गई, और y की जगह पे ये पुट हो गई, ठीक है। और सारा x में आ गया, तो x की लिमिट लग जाएगी 2 से लेके 3 तक, ठीक है। लिमिट कैसे लगेगी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, ये दूसरा है ना, तो x की लिमिट 2 से लेके 3 तक है, ठीक है। ये अब लिमिट लगी 14x माइनस 28 dx, इसको वैल्यूएट करने के बाद हमारे पास 7 आंसर आ गया। और आपको पता है कि क्या ये वाली चीज़, इसका आंसर कितना आया 4, और प्लस इसका आंसर कितना आया 7, 4 प्लस 7 11 आंसर आ गया, ठीक है, ये वाला। अब तीसरा एग्जांपल है, ये हमें ए दिया गया है, इसको वैल्यूएट करना है, अ क्लोज कर्व दी गई है। अब हमें सी इज एन एलिप्स, ये हमें दिया गया है। अब एलिप्स के इक्वेशन से आपको बनाना आता है कि इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर इज इक्वल 1 है। तो एलिप्स का ये हमारे पास 2 इस तरफ आ गया और 3 ये आ गया, तो हमारे पास एलिप्स जो है वो बन गया, ठीक है। ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। अब ये हमारे पास देखें कि इसको अब हमने एवेलुएट करना है, तो क्या करेंगे,
ए डॉट डी आर, ए की वैल्यू ये हमें दिया गया है फंक्शन, ठीक है। ए की वैल्यू ये हमने रख दी, और डी आर की जब वैल्यू रखेंगे तो वो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से, ठीक है। ए की वैल्यू ये है, और डी आर जब इसको इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे से, ठीक है। तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, डी एक्स आ जाएगा इसके साथ, दूसरा दूसरे से, ये एक स्केलर बन जाएगा, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब ना इसको इस तरह सोल्व करना मुश्किल होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि ये हमें दिया गया है ना, यहाँ से x की वाई वैल्यू या y की वैल्यू निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल लें वो सब्स्टिट्यूट कर दें, या y की वैल्यू निकाल लें वो सब्स्टिट्यूट करें, तो क्योंकि x और y दोनों स्केयर आ रहे हैं तो मुश्किल होगा। तो इसको ना हम क्या करते हैं, इसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस में ले जाते हैं, यानी कि जहाँ पे ये एक और वेरिएबल थीटा या टी पे डिपेंड करता हो। तो हमें पता है x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे ना ये सर्कल की इक्वेशन होती है पैरामीट्रिक, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे जो r और यानी कि ये जो आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, इसमें अगर r डिफरेंट हो जाए तो वो एलिप्स बन जाता है, ठीक है। x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर की जगह p कोस थीटा या कुछ भी को साइन थीटा कर लें, ठीक है, इस तरह। यानी कि यहाँ पे वो चीज़ चेंज हो जाती है, अगर दोनों जगह r हो तो वो सर्कल बन जाता है, यानी कि देखें ना ये भी 3 होता तो फिर ये 3 का सर्कल बन जाना था, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है एलिप्स की, x इज इक्वल टू 3 कोस थीटा और y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा आ गया, और ये 0 से 2 पाई तक होगा। इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये वाली चीज़ें आ गई, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 3 कोस थीटा x y की वैल्यू, ठीक है, वो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था साथ, और साथ डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। और ये हमारे पास y माइनस 2x की वैल्यू, और ये साथ डी वाई की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, लिमिट जो है वो 0 से 2 पाई की लग गई जब इसको वैल्यूएट करते आए, देखें, ठीक है। इसको सोल्व करते आइए अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर करके, तो हमारे पास आपको वैल्यूएट करना आता है। एट द एंड हमने लिमिट भी पुट की, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइन इंटेग्रल डिपेंडेंट ऑन पाथ, लाइन इंटेग्रल जो कि पाथ पे डिपेंडेंट करती है, सेम एंड पॉइंट्स, ठीक है। कहता है वी नाउ शो डैट, हम शो करेंगे द वैल्यू ऑफ अ लाइन इंटेग्रल जो है इन जनरल डज नॉट ओनली ऑन द एंड, कहता है इन जनरल जो है डिपेंड करती है नॉट ओनली ऑन द पॉइंट, सिर्फ पॉइंट्स पे नहीं ऑफ द curve but also on the geometrical shape of the path C. If we integrate from P1 to P2 along different paths, we in general obtain different values of the integral. कहता है कि ये हमारे पास जो इंटेग्रल है ना, ये वाली जो इंटेग्रल इन जनरल जो है डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पे ही नहीं, बल्कि ज्योमेट्रिकली शेप पे भी। यानी कि अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, डिफरेंट पाथ्स लेते हैं, तो इसका आंसर डिफरेंट वैल्यूज़ आएगा, ठीक है। अब आगे जाके हम इंडिपेंडेंट ऑन पाथ भी देखेंगे, उसमें क्या होता है, उसमें कंजर्वेटिव आ जाता है, ठीक है। तो वो बाद में आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपल ये देखें कि लाइन इंटेग्रल इन जनरल जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पे ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि ज्योमेट्रिकल शेप पे भी डिपेंड करती है कि हम किस पाथ के लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर इस पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आंसर आती हैं पाथ के रिलेटेड। तो एग्जांपल कहता है अगर हमारे पास ये है 0 से 1 तक जाना है हमने अलोंग द कर्व, ये हमें पॉइंट्स दे दिए गए हैं, इनकी से आपकी लाइन जो भी हमारे पास कर्व्स बनेगी वो भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें कर्व बनाते हैं 0 से 1, यानी कि ये हमारे पास देखें, चले जी ये मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे 0,0 ये तो ओरिजिन आ गया, 1,1 ये वाली चीज़ आ गई, तो ये हमारे पास ये पहली ये वाली चीज़ आ गई। अब 0,0 x देखें, x 0 से 1 हो गया और y 0 से 0 ही रहा, तो y यहाँ पे 0 और x 0 से 1 हो गया, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट 1,0 आ गया, और ये पॉइंट 0,0 था, और ये पॉइंट 1,1 है, ठीक है, 1,1। और इसकी बात करें, कहता है ये जो नीचे ये C1 का नाम दे दिया, कहता है जो C2 है ना वो हमारे पास 1,0 दिया हुआ है, ऐसे 1 गया है, तो ये हमारे पास C2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कहता है ये 0,0 से 0,1 गया है, तो ये 0,0 से 0,1, क्योंकि यहाँ पे पता है x 0 y 1 हो गया, इसको C3 का नाम दिया गया है, इसको C1 का नाम दिया गया है, ठीक है। और इसको C2 का नाम दिया गया है, ये देखें क्या कि 0,0 से लेके 1,1। कहता है एक रास्ता हमारे पास पहुंचने के लिए ये है, दूसरा रास्ता यहाँ से ये है, तीसरा रास्ता यहाँ से ये है, इंटीग्रेट करेंगे। चले जी कर लेते हैं, ये हमें फंक्शन दिया गया था, ठीक है। अब पहला रास्ता लेके चलते हैं 0 को। अब ये ना इक्वेशन ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये तो मैं डायरेक्ट भी बनाई है ना, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना है, क्योंकि एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपको आना है तो आपने वही फार्मूला लगाना है, क्या कि y माइनस वाई नाट इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स नाट, और m यहाँ पे क्या होगी, m हमारे पास होगा y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1,
ठीक है, आप इसको y1 माइनस वाई टू ओवर x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, लेकिन तरतीब ऊपर और नीचे सेम रहे, जैसे ऊपर रखना है वैसे ही नीचे। अब देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ गई। कहता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग करेंगे वही सारी चीज़, तो आंसर 23/12 आएगा। जब दूसरे यानी कि जब इस रास्ते से चलेंगे C1 प्लस C2, फिर इस रास्ते चलेंगे C1 प्लस C2, तो पहले दूसरा केस लेते हैं, यानी कि इस रास्ते से गए हम, ये वाले पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, तो उसका बताया हुआ है, ये वाला सारा वैल्यूएट हमने किया है, ठीक है, तो आंसर 2 आया। फिर हम तीसरे रास्ते से गए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, तो आंसर आया 4/3। अब ये देखिए पहले में आंसर हमारे पास क्या आया था, पहले रास्ते से आंसर 23/12 आया, दूसरे रास्ते में हमारे पास आंसर 2 आया, तीसरे रास्ते पे हमारे पास आंसर 4/3 आया। कहता है इन एग्जांपल 4 वी हैव सीन दैट द वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रल इन जनरल डिपेंड्स ऑन द path C joining the points. We now show that for certain types of vector function the value of the line integral will depend only on P1 and P2 but will not depend on the path P1 to P2. First we state the following definition. कहता है कि अब देखें, कहता है कि इन जनरल हमने देखा कि ये पाथ पे डिपेंड करती है, लेकिन कहता है कि अब हम वो चीज़ें देखेंगे। नाउ वी शो डैट फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ वेक्टर फंक्शंस, कुछ इस किस्म के फंक्शंस जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, लेकिन वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे कि किस पाथ के तहत हम गए हैं। तो वो चलिए आए जी, कहता है उसके लिए ना हम सर्टेन डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। वी फर्स्ट स्टेट द फॉलोइंग डेफिनेशन। देखें, कहता है लाइन इंटेग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, या इसे कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। यहाँ पे ना कंजर्वेटिव फील्ड का मानी आप समझिए, अगर आप देखेंगे ना, तो कंजर्वेटिव फील्ड किसे कहते हैं, जिनके ना डेरिवेटिव्स जो हैं वो इक्वल आए, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल एक्स ओवर का, यानी कि इस तरह ये हमारे पास ना सेम आए, ये आ जाता है, यानी कि इस तरह इसकी एक डेफिनेशन होती है कि जब इसके डेरिवेटिव्स वगैरह लेना वो सेम आए, तो वो हमारे पास पता जाता है कि वो पता चल जाता है कि वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो उसमें फंक्शन लेंगे, तो जब हम वेक्टर लेंगे, जब उनकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो जिस मर्जी पाथ के लॉन्ग कर लें तो वो सेम आएगी। तो ये हमें एक कंजर्वेटिव फील्ड ले लिया, इसके अंदर एक वेक्टर फंक्शन ले लिया है, P1 से P2 तक जाएँ, यानी कि ये अलोंग C1 जाएँ या C2 जाएँ या अलोंग C3 जाएँ, तो आंसर सेम आएगा। कहता है लाइन इंटीग्रल सेड टू बी इंडिपेंडेंट पाथ ओवर अ फील्ड ए, और ये क्या है, कंजर्वेटिव है, इन द गिवन रीजन इफ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज द सेम फॉर ऑल पाथ सी लाइनिंग ज्वाइन द P1 एंड P2 इन आर दस शोन इन फिगर द लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इंटीग्रल C1 C2। वही बात, ठीक है। मैंने आपको कंसेप्ट बोल के समझा दिया कि अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसमें अगर आप एक वेक्टर लें और यानी कि एक कर्व के लॉन्ग जाएं, दूसरा पाथ लें, तीसरा पाथ लें, तो हमारे पास आंसर सेम वैल्यूज़ आएंगी लाइन इंटीग्रल का। कहता एग्जांपल देखते हैं, कहता ये है हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड, उन्होंने खुद ही दे दिया होगा, ठीक है। वगैरह पेपर में वो ऐसे ही दे देंगे, जब आंसर डिफरेंट आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो कंजर्वेटिव नहीं है, और जब आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं, यानी कि आपको एक कर्व दे दी गई है, अगर उसके आंसर सेम ना आते हैं तो वो तो एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कि वो कंजर्वेटिव नहीं है, और अगर आप आंसर सेम आ रहे हैं तो वो कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। ये हमारे पास दे दिए गए, हम ये पॉइंट दे दिए गए अलोंग द इस कर्व, ठीक है, और ये हमारे पास एक पाथ ये दे दिया गया, दूसरा पाथ ये दे दिया गया है, तीसरा कर्व ये हमारे पास पाथ दे दिया गया। चलें जी, ये हमें उन्होंने यानी कि एक ये रास्ता, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये है, तीनों के ज़रिए उन्होंने फाइंड वैसे ही करनी होती है, ठीक है। बस ऑटोमेटिकली जहाँ पे कंजर्वेटिव होगा वहाँ आंसर सेम आ जाएंगे। यहाँ पे देखें 80 आंसर आया, 80 आंसर आया। तीसरा पार्ट देखें तो तीसरे पार्ट में दो दो डायरेक्शन थी, एक और दो एक दूसरी डायरेक्शन, तो दोनों को फॉलो किया, एट द एंड उसका आंसर भी 80 आया, तो तीनों पार्ट्स में 80 आंसर आया। अब आपको ना ये चीज़ें इंटीग्रेट करनी आती हैं, ठीक है। कहता है थ्योरम्स ऑन लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कहता है अब थ्योरम्स हम डिस्कस करने लगे हैं किसके लिए, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जहाँ कहीं भी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आ गया, जहाँ कहीं भी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आ गया, इसका मतलब क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड। कहता है प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर, इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ क्या आ जाएगा, कंजर्वेटिव, ठीक है। ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P1 एंड P2, और ये ब्रैकेट में आई लिख दिया गया है, ए इज़ कंजर्वेटिव इन द गिवन रीजन, ठीक है। और ये हमारे पास कहता है इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। यानी कि कहता है अगर वो इंडिपेंडेंट पाथ है तो क्लोज कर्व के रिलेटेड उसका आंसर 0 आएगा फॉर ऑल क्लोज। अभी देखो ना, मैं मज़े की बात बताता हूँ यहाँ पे, यानी कि अगर मैंने एक रास्ता यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, एक रास्ता मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, तो एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक मुझे पहुँचना था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करूँगा, कहता है कि
अगर मैं मुकम्मल घूम के आऊँ ना, देखें तो इसका जितना आंसर आ रहा है उतना ही आंसर इसका आ रहा है, ठीक है, उतना ही आंसर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, फ़र्ज़ किया है इसका आंसर, यानी कि यहाँ पे चलता हूँ, मैं देखता हूँ, यहाँ से मैं दो पाथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये पाथ ले लिया। इसके लोगों कितना आंसर आ रहा था 80, इसके लोगों कितना आंसर आ रहा था 80। अगर मैं कहता हूँ नहीं नहीं जी मैंने इसकी डायरेक्शन उलट कर देनी है, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ, तो -80 आंसर आ जाएगा, +80 -80 0। यानी कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट हो गया, दोबारा घूम के वापस आ गया उसी पॉइंट पे, इनके क्लोज कर्व बन गए, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आंसर कंजर्वेटिव के लिए कितना आ जाता है, 0 आ जाता है फॉर ऑल क्लोज्ड पाथ इन द रीजन। ठीक हो गया। नेसेसिटी और सफिशिएंट कंडीशन फाइंड करनी है क्या, यानी कि अगर वो कंजर्वेटिव है यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है देन ये हो, और अगर ये है तो देन वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। ये वाला सारा आपके सामने कहता है कि ये देखे ना P1 से P2 तक जाना है, इसका आंसर जितना आएगा उतना ही आंसर इसका आया। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं जी अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो ये नेगेटिव में आ जाएगा और ये कट जाएंगे, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये उसने पाथ ले लिया है। कहता है लेट सी बी द सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व कर्व है एंड P1 एंड P2 गिवन पॉइंट्स हैं, ठीक है। दिस सिंस बाय हाइपोथेसिस द इंटीग्रल इज, वो कहता है हमें गिवन है क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। हम साबित क्या करेंगे, आंसर 0 आएगा। फिर हम लेके चलेंगे, आंसर 0 आता है, साबित क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ठीक है, चलें जी देखें। कहता है इज कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाएँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाएँ या यहाँ से यहाँ तक जाएँ, आंसर सेम आएगा। तो ये लिखा हुआ है P1A फिर P2, और या फिर P1B फिर P2 से जाएँ, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये लिमिट के अंदर ये देख लिखा हुआ है। कहता है इसका मतलब ये है कि अगर इसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगा दूँ इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव साइन, और ये बन जाएगा P2B P1, ठीक है, और ADR। कहता है ये इधर आगे प्लस का हो गया, तो आंसर ये देखें, ये क्लोज कर्व बन गई ना, P1A P2 और P2 से B P1, ठीक है, क्लोज कर्व बन गई, इसको हमने क्लोज कर्व लिख दिया। और ये हमारे पास यानी कि P1 से स्टार्ट हो गया दोबारा P1, और ये यहाँ ये, ठीक है, P1A P2 और आगे B P1, ठीक है। तो ये क्लोज कर्व बन गई, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। देखे साबित हो गया। अब इसको लेके चलेंगे, ऊपर वाला साबित करेंगे। कहता है इसको लेके चले हैं हम, तो कोई भी कर्व का हम नाम लिख सकते हैं जो कि क्लोज हो, ठीक है, P1A P2 और प्लस P2B, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना क्या तीसरी प्रॉपर्टी, यानी कि C वाले को हम लिख सकते हैं C1 और प्लस C2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इसको हमने दो कर्व में तोड़ लिया, और इसका एंड पॉइंट इसके इनिशियल पॉइंट के इक्वल हो, इस तरह, और 1 से लेके P1 से P1 तक ही जाए, क्योंकि क्लोज कर्व है, इसका आंसर 0 के इक्वल। इसका हमने क्या कर दिया, इसको P1B P2 कर दिया, नेगेटिव साइन हो गया उधर जाके, इज इक्वल टू हो गया इस तरह। तो ये ज़ाहिर क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इस इंटीग्रल का आंसर इंटीग्रल क्या आ रहा है। तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास आ गया है स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये वाला होता है, ये इनके में रिलेशन होता है। कहता है स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई जो है इज आ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ आर विच देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस वेक्टर फील्ड इन द नॉन एम्प्टी कनेक्टेड रीजन दैट सेटिस्फाई द रिलेशन। कहता है एक स्केलर पॉइंट फंक्शन जो है सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, ठीक है, और कंटिन्यूस वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट करती हो एक रीजन कनेक्टेड रीजन में, ठीक है, सिंपली कनेक्टेड रीजन में, देन ये रिलेशन वहाँ पे सेटिस्फाई होता है। ठीक है, ये रिलेशन को याद रखना है, किसके लिए, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन के लिए। कहता प्रूव्ड एट द नेसेसिटी, थ्योरम आ गया, प्रूव्ड एट द नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। P1 और P2 पॉइंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, यानी कि कंजर्वेटिव है। इज दैट देयर एग्जिस्ट अ स्केलर, वहाँ पे एक स्केलर पॉइंट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, सच दैट, ये वाला, और ये सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स है, ठीक है, ये वाली चीज़। यानी कि क्या चीज़, दोबारा देख लें, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है यानी कि कंजर्वेटिव है, देन हमारे पास एक ये एग्जिस्ट करेगा कि वो हमारे पास कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स रखता हो, ठीक है। दोबारा क्या कंजर्वेटिव है, तो ये वाली चीज़, अगर ये है तो फिर वो कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लेट कर लेते हैं हम पहले इसको, ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं क्योंकि हमने ये वाली चीज़ शो करवानी है। लेट कर देते हैं पहले इसको, तो ये वाली चीज़ हमारे पास C इज इक्वल टू, ये आ गया P1 से P2 और P1 से P2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, कर्व क्या है, पॉइंट हमें P1 और P2 दिया गया है, P1 से लेके P2, और इज इक्वल टू, अब ये देखिए एक इसके इक्वल है डेल फाई इज इक्वल टू डेल, ये वाली चीज़ आ गई। अब डेल फाई की वैल्यू क्या होती है, बचपन पहले देखे ना, डेल की फाई थी, डेल की वैल्यू होती थी कर लिया और कर लिया एक्स आई, प्लस कर लिया और कर ली वाई जे, ठीक है, और प्लस कर लिया और कर ली जी और के, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फाई आ जाता होता था, ठीक है, फाई। तो फिर जब इसको इससे फाई से मल्टीप्लाई, इसको फाई से, इसको फाई से, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, और इसको हम ग्रेडियंट का नाम दे देते थे, क्या, ग्रेडियंट का नाम। और ये डी आर की वैल्यू, अब ये देखें इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, तो पहला पहले से मल्टीप्लाई बाय, दूसरा दूसरे से प्लस, और तीसरा तीसरे से, आंसर स्केलर आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक हो गया।
ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। और अगर हम देखें तो ये हमारे पास डेल फाई यानी कि डिफरेंशियल ऑफ फाइव बन रहा है, यानी कि ये हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ फाइव बनता है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास फाइव फंक्शन आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी कहाँ से, P1 से लेके P2 तक। तो ये बन जाएगा फाइव फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ P2 माइनस फाइव फंक्शन एज ए पॉइंट ऑफ P1। ठीक है, ये पॉइंट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास इस तरह चीज़ बन जाएगी। ठीक है, यानी कि पहले P2 पॉइंट फिर P1 पॉइंट। तो ये कहता है दस द लाइन इंटेग्रल डिपेंड ओनली ऑन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, नॉट पाथ ज्वाइनिंग देन ए इज़ कंजर्वेटिव। यानी कि पहले वो इस चीज़ को लेके चला है और इसने साबित कर दिया है कि कंजर्वेटिव होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कन्वर्सली लेट, ये हमारे पास चीज़ है बी इंडिपेंडेंट ऑफ सी, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। अब हम साबित क्या करेंगे कि वो यानी कि ये वाली चीज़ अब हम साबित करेंगे, ये वाली चीज़। ठीक है, ये वाली चीज़। तो चलिए जी, कहता है अब कन्वर्स चलने लगे हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है वी चूज दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट है एक, और P2 ये पॉइंट है। सो दैट द रिजल्ट इज़ अ फंक्शन ओनली इन कोऑर्डिनेट्स में होगा ऑफ द वेरिएबल एंड पॉइंट्स। कहता है सो द रिजल्ट इज़ अ फंक्शन, रिजल्ट जो आएगा ना हमारे पास इसका एक फंक्शन होगा जो कि इन कोऑर्डिनेट्स में होगा। कहता है फाइव फंक्शन हमारे पास ले लिया हमने, और x1 y1 z1 से लेके x y z तक, और इसको हमने वेरिएबल पॉइंट के तौर पे लिया है। ठीक है, यानी कि ये वेरिएबल पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ये एंड होगा यहाँ पे। अब ए डॉट डी आर है तो डी आर को मैं डी एस और साथ भी डी एस लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, देखें ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी एक डेल फाई ओवर डेल एस बाय डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो पहले का डेरिवेटिव दूसरे यानी कि डिफरेंशिएशन के ज़रिए हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। और नेक्स्ट डेल फाई ओवर डेल एस इज इक्वल टू करली फाई ओवर यानी कि ये जो हमारे पास है ना इसको हमने बट ये इसका यानी कि टोटल डिफरेंशिएशन को हमने करली में लिख लिया, और इज़ इक्वल टू देखें ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल फाई डॉट डी आर ओवर डी एस, यानी कि इसको लिख सकता हूँ यानी कि डेल फाई ओवर, एक मिनट, करली फाई ओवर मैं लिख देता हूँ करली फाई ओवर करली एस, और यहाँ पे लिख करली फाई ओवर करली आर, और यहाँ पे डी आर ओवर डी एस मैंने लिख दिया, और ये वाली चीज़ मेरे पास बन जाएगी, यानी कि ये वाली चीज़ जो है वो डेल फाई के इक्वल बन जाएगी, और डी आर ओवर डी एस वैसे ही आ जाएगी। ये सारे चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ के आए थे फार्मूलाज। और यहाँ से हमारे पास देखें तो एक ये वाली चीज़ है, एक ये वाली चीज़, और एक ये वाली चीज़ है, यानी कि एक ए डी आर ओवर डी एस है, एक डेल फाई डी आर ओवर डी एस है। ठीक है, तो जब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, और इन दोनों में से ये वाली चीज़ कॉमन आ गई, और ये बचेगा डेल फाई माइनस ए डी आर, यानी कि देखना कि नहीं, एक मिनट मैं यहाँ पे ना आपको नीट में समझाता हूँ। ये डेल फाई ओवर डेल एस किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आ गया, और ये इसके इक्वल आया। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों को माइनस करें, डेल फाई ओवर डेल एस माइनस डेल फाई ओवर डेल एस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाली चीज़ पहले डेल फाई और फिर माइनस ए, और ये दोनों से कॉमन आ गया डेल आर ओवर डेल एस, ये से कैंसिल हो गया, ज़ीरो हो गया, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब ये कभी भी ज़ीरो नहीं इक्वल हो सकता, फिर ये ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ बन गई, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, फिर ये वाली चीज़ ज़ीरो के इक्वल, ये ज़ीरो के इक्वल, तो डेल डेल फाई हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, डेल फाई हमारे पास एक। ठीक है, तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि प्रूव दैट नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक बैकवर्ड फीड ए बी कंजर्वेटिव, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, देन हमारे पास ये वाली चीज़ होगी। और ये ए इज़ इरिटेशनल, जब ए हमारे पास इरिटेशनल होगा फिर ये वाली चीज़ सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो अगर आपको इरिटेशनल का केस दिया जाए तो ये वाली चीज़ सेटिस्फाई करेगी। चलें जी, देखिए कहता है कि वी हैव, कहता है अगर ए इफ़ ए इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड देन बाय थ्योरम 5.2 से हमने कहा कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड वाले को लेके चल रहे हैं, ये साबित करना है, तो हमने कहा है कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये इसके इक्वल हो गया, तो कहता है इसको हमने जीरो के इक्वल साबित करना है। तो डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए का मतलब क्या है, डेल क्रॉस ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, और ये आपको पता है कि ग्रेडियंट का हम कर्ल लें, ये क्या है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के पीछे क्या लगा हुआ है डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, यानी कि ये भी एक फंक्शन ही आएगा। जब इसको हम दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये हमारे पास कर्ल बन जाता है। ग्रेडियंट का कर्ल लें वो जीरो वेक्टर के इक्वल आता है, ये चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करके आए थे, ये हमारा साबित हो गया। ठीक है,
ग्रेडियंट का हमने कर लिया तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल आ गया। कहता है कन्वर्सली हम चलते हैं आप, यानी कि इससे वो चीज़ साबित करेंगे, ये जीरो के इक्वल है देन, यानी कि डेल क्या होता था, मैंने आपको बताया ना, कर ली और कर ली एक्स, कर ली और कर ली वाई, कर ली और कर ली जी, और इसके साथ आई जे के होता था, तो ये हमने लिख दिया एक वेक्टर। दूसरा वेक्टर ए है, तो ए के कंपोनेंट क्या होंगे, A1 A2 A3, और ये सारा यानी कि ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की जगह ये लिख दिया इज इक्वल टू 2, और जब ये हमने ना यानी कि इसको ओपन किया तो ये बन जाएगा ये चीज़ माइनस ये चीज़, और ये भी इक्वल टू ज़ीरो पुट कर, ये ठीक है, ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़, तो ये बन जाएगा, मैं लिख देता हूँ A2 कर लिया और कर लिया एक्स, और माइनस ये बन जाएगा क्या, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कर लिया और कर ली वाई, कर लिया और कर ली वाई, और A1 हो जाएगा, और इसी तरह इसके साथ आई आ जाएगा, इसी तरह जे वाला आएगा प्लस जे वाला, इसी तरह प्लस के वाला आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह प्लस के वाला आ जाएगा, और इज इक्वल टू ये जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, तो ये वाली चीज़ जब हम कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, इसी तरह जे के साथ वाला जीरो के इक्वल, इसी तरह के साथ वाला जीरो के इक्वल, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो कर ली A2 ओवर कर ली A2 ओवर, यानी कि वो हमारे पास फिर कंपेयर होकर ना जो बनते हैं तो वो हमारे पास लेफ़्ट राइट के इस तरह इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास देखें तो ये इससे मल्टीप्लाई जे वाला अगर हम देखना चाहें, ठीक है, जे वाला, तो ये इसको हमने जब यानी कि इसको हमने कांस्टेंट रखा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में ज़रा मेरे पास यहाँ से मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये इससे, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, एट द एंड यही आंसर बनेगा। कहता है वी मस्ट प्रूव डैट, हमने प्रूव किया, करना है ये वाली चीज़, फॉलो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। अब नेक्स्ट देखें, कहता है कि ए हमारे पास डेल फाई के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास ए डॉट डी आर हमने ले लिया, और ये हमें पता है कि डी आर किसके इक्वल होता है, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जी, और ये हमारे पास A1 A2 A3 के इक्वल होता है, तो ये जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे उनका तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से, और तीसरा तीसरे से, इस तरह प्लस में ये स्केलर पॉइंट फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। कहता है लेट अस चूज अ पर्टिकुलर पाथ, हमने एक ख़ास पाथ लिया है x1 x2 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो x वेरी कर रहा है, y1 और z1 कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो वेरी करेगा क्या, y, और ये हमने एक लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। x देखिए, x का x है, y का y है, z1 से z तक वेरी कर गया है, एंड कॉल फाई एज द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल अलोंग द पर्टिकुलर पाथ, और हम फाई कहेंगे कि ये वैल्यूज़ हैं इंटेग्रल्स की अलोंग द पर्टिकुलर पाथ, देन ओमिटिंग द इंटेग्रल वी हैव, इस तरह ये इंटीग्रेशन लेंगे x1 से, ये देखें यहाँ पे y1 और z1 जो है वो कांस्टेंट है, x1 जो है वो वेरी कर रहा है, यहाँ पे देखें तो z1 जो है वो कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, y1 जो है ये वेरी कर रहा है, ठीक है, y1 से लेके y तक जा रहा है। यहाँ पे देखें तो x भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, z वेरी कर रहा है, तो उसने पहले में कहा कि अलोंग द स्ट्रेट लाइन हमारे पास y कांस्टेंट होगा, z कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो डी वाई भी ज़ीरो होगा, डी जी भी ज़ीरो होगा, वाइल एक्स वेरीज x1 टू x2, इसका मतलब बाकी ये ज़ीरो हो जाएंगे, बाकी क्या सिर्फ बचेगा एक्स, एक्स के रिलेटेड बचेगा। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है वो वाई के अकॉर्डिंग जो है वो डी एक्स और डी जी ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह कहता है जी के अलोंग करें तो ये हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलोंग बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वाई के अलोंग, सिर्फ और सिर्फ जी के अलोंग। इसमें वाई जी इक्वल ज़ीरो के इक्वल हो गया, इसमें एक्स जी और इसमें एक्स वाई ज़ीरो हो गया। कहता है नेक्स्ट हमारे पास डेल कर ली फाई ओवर कर ली जी, अगर हम देखें तो किसके इक्वल आएगा, कहता है कर ली फाई ओवर कर ली जी, देखो तो ये भी ज़ीरो हमारे पास, ये चीज़ बचेगी इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन बचेगी, और जब हम दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो कर ली फाई ओवर कर ली जी इसके इक्वल आ जाएगा। कहता है कर ली फाई ओवर कर ली वाई के, वाई देखें, अब ये देखें ना ये वाली चीज़ आ गई। अब कर ली फाई ओवर कर ली वाई को डिस्कशन करें, अंडर डिस्कस करें तो ये देखें कि जहाँ जब कर ली फाई ओवर कर ली वाई को डिस्कशन में लें तो इसमें हमारे पास ये A2 वाली चीज़ बचेगी, ठीक है, यानी कि जब इसको लेके चलेंगे ना ये A2 वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक बचेगी। इस तरह जब दोनों तरफ डिफरेंशियल करेंगे ना तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और ये कहता है कि A3 ओवर कर ली वाई की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, ये फंक्शन भी ये A2 एक्स वाई Z1 आ जाएगा, ये प्लस ये Z1 से Z2, और ये कर ली A3 की जगह कर ली A2, ये वाली चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट देखे, कहता है कि ये हमारे पास इसको इंटीग्रेट कर दिया तो एट द एंड ये वाला हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि A2 वाला। और इसी तरह जब हम यानी कि y के रिस्पेक्ट करेंगे तो वो z के रिस्पेक्ट किया था तो A3 वाला आंसर, y के रिस्पेक्ट किया तो A2 वाला आंसर, जब x1 के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास
ये A1 वाला आंसर आएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट की, पुट करने के बाद यानी कि ए इसके इक्वल होता है जब सारी वैल्यूज़ पुट की, तो ये देखें हमारे पास डेल फाई आ गया। तो हमारा साबित हो गया कि ये हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव। ठीक है, एंड सो ए इज़ कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि ये चीज़ किसके लिए थी, कंजर्वेटिव के लिए थी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, कहता है अगर ये ए इसके इक्वल है, ठीक है, तो इज़ कंजर्वेटिव और वेक्टर फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है, ये हमने शो करवानी है। हैंस फाइंड द स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन ये भी हमने कंजर्वेटिव शो करवाने के लिए बेहतरीन चीज़ ये है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ के आए कि कंजर्वेटिव अगर है तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ जीरो के इक्वल रख दी, जीरो के इक्वल लेके आएंगे। जब इसको हमने वैल्यूएट किया तो आंसर जीरो के इक्वल आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी कि अगर ये है तो फिर वो कंजर्वेटिव होगी, तो हमने कह दिया ये कंजर्वेटिव है। दूसरा हमने ये चीज़ शो करवानी है, तो चलें जी, ये आपके सामने सोल्व है, सिंपल, यानी कि ये डेल फाई, ठीक हो गया, ये कर लिया और कर लिया, ये वाली वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की और आगे इसको इंटीग्रेट किया, तो ये हमारे पास कर ली फाई ओवर कर ली एक्स आ गया, कर ली वाई ओवर कर ली, यानी कि कर ली फाई ओवर कर ली वाई और कर ली जीरो, ये वाली चीज़ें आ गई। यहाँ से ना तीनों को इंटीग्रेट कर दिया तो ये हमारे पास चीज़ें बन गई। अब ये देखें साइन एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस, अब ये वाई और जी में कोई ना कोई फंक्शन आएगा, इसमें ये देखें ये वाली चीज़, और यहाँ पे एक्स और जी में कोई फंक्शन आएगी, ये वाली चीज़, और यहाँ पे ये वाला फंक्शन आएगा। तीनों को अगर हम देखें ना तो साइन टोटली तीन चीज़ें आ रही हैं, एक्स साइन वाई एक्स जी आ रहा है और माइनस वाई जी आ रहा है, तीनों में फंक्शन। ठीक है, अब ये हमने क्या है, ये वाई और जी का फंक्शन है, किसमें, वाई और जी का फंक्शन, तो इसको हम माइनस वाई जी कह लेंगे क्योंकि वाई जी में सिर्फ यही फंक्शन आ रहा है, वाई जी में। आगे एक्स जी में फंक्शन कौन सा आ रहा है, एक्स जी में ये वाला फंक्शन आ रहा है, ये वाला हो गया, और एक्स वाई में कौन सा, ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि इनको वैल्यूज़ दे दी ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, और फाइव फंक्शन को क्या कह दिया, इन तीनों को मिला के हमने ना एक फंक्शन बना लिया, एक्स साइन जी प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स जी माइनस वाई जी, और प्लस हमने कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कर दिया, ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, सी कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या करना था, फाइंड फाई करना था। ठीक है, फाइंड द स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाइम करना था इसके लिए। ठीक है, तो इसको हमने रख के ये वाले फाइव हमने फंक्शन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम 5.4 कहता है शो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस द एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। अब एग्जांपल खुद भी कर लेना। ये वाली चीज़ जो है कहता है कि शो डैट करना है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डैट, ये वाली चीज़ बी एंड एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इज डैट, ये वाली चीज़ हो वेयर ये वाली चीज़ है। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो इसके लिए। तो ये एक दो थ्योरम छोटा सा ही है, करवा देता हूँ। कहता है कि लेट करें ये वाली चीज़ जो है बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर फंक्शन है। कहता है देन ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, तो यहाँ पे देखें तो a1 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, a2 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, और a3 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट कहता है कि ये a इसके फंक्शन, ये फंक्शन a इसके इक्वल होता है, तो a1 a2 a3 की वैल्यूज़ हमने ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये हमारे पास a आ गया इसके इक्वल। ठीक है, अब वो कहता है देन ये हमें पता है कि ये ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, ज़ीरो के इक्वल ए की वैल्यू पुट कर दें, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो ये वाली चीज़। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्ट्स, इसको लेके चलते हैं। कन्वर्ट्स कहता है अगर ये वाली चीज़ है, यानी कि ये वाली चीज़ जो है एक मिनट, एक मिनट, ये देखें ना, मैं बताता हूँ आपको, दोबारा क्वेश्चन समझाता हूँ, मज़ीद अंडरस्टैंड हो जाएगा। कहते हैं नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, अगर ये वाली चीज़ है ना तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर के, कब, जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इज़ डैट। ठीक है, इसका कन्वर्स भी, यानी कि अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है। ठीक है, तो ये देखें पहले हम ये वाली चीज़ लेके चलेंगे, ये वाली चीज़ लेके चले हम। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ हमें पता है डी फाई इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने यानी कि ए फंक्शन बना लिया, यानी कि कोफिशिएंट कंपेयर किए, तो a1 की जगह पे ये आ जाएगा, a2 की जगह पे ये, a3 की जगह पे ये, ए फंक्शन इसके इक्वल होता है, वैल्यूज पुट की, ये डेल फाई आ गया। क्या आ गया, डेल फाई आ गया। अब हमने साबित क्या करना है, हमने ये साबित करनी है चीज़, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डेल क्रॉस ए हमने लिख लिया, डेल ए की जगह पे क्या आ गया, डेल फाई आ गया। तो जब डेल डेल वाला इसका ये क्या आ गया, ये हमारे पास ग्रेडियंट का कर्ल आ गया। मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताई थी कि जब हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया है कि ग्रेडियंट का कर्ल जो है वो जीरो के इक्वल होता है, तो साबित हो गई ये चीज़। अब कन्वर्ट्स लेके चलेंगे, कन्वर्ट्स का मतलब ये क्या है कि यहाँ से अब हम चलेंगे, यहाँ से अब हम चले हैं
ठीक है। तो बाय द थ्योरम जो हम डिस्कस करके आए, अगर ये चीज़ है तो फिर ए इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये ए इसके इक्वल आ गया, एक इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो दोनों तरफ हमने डॉट डी आर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो दोनों तरफ हमने डॉट डी आर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक हो गया। और ये हमारे पास अगर आप देखें तो कहता है ये डेल फाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेल फाई के इक्वल आ जाएगा। कैसे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये वाला देखें, ये वाली चीज़ है ना, डेल फाई इसके इक्वल होता है। ठीक है, डेल फाई जो है इसके इक्वल होता है। तो जब आप इसको वैल्यूएट करेंगे ना, इसको वैल्यूएट यानी कि ये डेल डेल फाई डॉट डी आर, ये क्या लिखा हुआ है, डेल फाई डॉट डी आर ही है ये भी। ठीक है, डेल फाई डॉट डी आर ही है। ये देखें ना, पहला पहला कंपोनेंट किसका है, फाई का है। और ये हमारे पास दूसरा दूसरा कंपोनेंट किसका है, ठीक है, ये दूसरा दूसरा कंपोनेंट किसका है, डी एक्स डी वाई डी जी का। तो ये डी आर का है। तो ये वेक्टर जब इसके साथ यानी कि ये डेल फाई है। ठीक है, ये डेल फाई है, डेल ऑपरेटर भी था ना जो कर लिया और कर लिया एक्स। ठीक है, ये जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये उनकी डॉट प्रोडक्ट से बनेगा ना। तो यानी कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, डेल फाई के इक्वल आ गया। तो हमारे पास यहाँ से ए वन डी एक्स यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये वाली चीज़ और इज इक्वल टू किसके आ गया, डेल फाई के आ गया। तो एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ अ स्केलर यानी कि ये चीज़ साबित होगी, ये वाली चीज़। यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग ली थी हमने, यानी कि डी फाई इसके इक्वल है और ये ए इसके इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल, ये वाली चीज़ बन गई। और फिर आगे कंटिन्यू करके हमने जीरो इक्वल किया था, फिर जीरो लेके चल के हमने ये वाली चीज़ साबित की कि एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ अ स्केलर 0.5। अब एग्जांपल नंबर 7 कहता है शो डैट, शो करेंगे ये वाली चीज़ हमारे पास ये वाला जो है is an exact differential of a scalar point function phi and ये हमने साबित करना है कि ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है 5 के। और दूसरा क्या है, 5 भी हमने फाइंड करना है। तो ए है इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल, क्योंकि हमें पता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि अगर हम डिफरेंशियल है तो ये वाली चीज़, अगर ये है तो डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो फिर हम क्या, अगर हमें डिफरेंशियल साबित करने का कह दे तो हम ये वाली कंडीशन को फुलफिल करवाएंगे। तो ये इक्वल टू 0, तो ये वाली चीज़ हमने सोल्व करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यानी कि ये वाली चीज़। ठीक है, और ये हमारे पास कांस्टेंट आ गई। और ये वाली चीज़ जो हमने फाई भी फाइंड कर लिया, कैसे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करके। ठीक है, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया तो ये हमारे पास फाई भी आ गया। ये कैलकुलेशन ये सिर्फ आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 में कहता है कि अगर ये हमारे पास ए है, शो डैट, शो करना है कि ये वाली जो है इसका आंसर 2 आता है फॉर एनी पाथ, किसी भी पाथ के लिए। ठीक है, तो ये आर डी आर फाइंड कर लिया। ठीक है, ए डॉट डी आर ये आपको वैल्यूएट करने आता है, सिंपल सा ही है। ठीक है, ये आपको वैल्यूएट करना आता है, आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 9 पे। ये है फाई डी आर फाइंड करना है अलोंग द कर्व। कौन कौन सी, एक वाई इक्वल टू एक्स पाथ ले लिया, एक वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आप बचपन में कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैं स्टार्टिंग पे बेसिक्स ही आई, आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिक्स ही हैं, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 जो है ए इसके इक्वल है ए क्रॉस डी आर, हमने फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है इस तरह लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास कर्व दे दी गई है एक्स वाई प्लेन में और ये पॉइंट हमें दे दिए गए हैं। तो पहले देखिए क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया, जो फंक्शन बना इसको इंटीग्रल में रखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डी आर के साथ, तो ये आगे वैल्यूएट ही करना है तो आप कर लेंगे। समरी टाइप देख लें, समरी टाइप क्या, ए फंक्शन ये जो है अगर ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव यानी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इक्वल होंगी। ठीक है, कहता है वन ऑफ देम इम्प्लाइज ईच ऑफ द अदर, यानी कि देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वल, तमाम स्टेटमेंट्स इक्वल होंगी। यानी कि अगर कंजर्वेटिव है ना तो तमाम जो है वो इक्वल है, यानी कि तमाम ठीक हैं एक दूसरे के लिए। यानी कि अगर ये है तो वो है, तो वो है तो वो है, यानी कि ये सारी चीज़ें। अगर इंडिपेंडेंट है देन ये वाली होंगी, अगर ये है तो फिर ये सारी होंगी, अगर ये यानी कि कोई एक भी ना है तो वो बाकी चार खुद ब खुद हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये वाली, क्योंकि थ्योरम्स हमने डिस्कस की हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाले। कहता है अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है ना तो इसका मतलब कि उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, या अलोंग द कर्व। और ये हमारे पास क्या है कि ये वाला हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई लें तो इसका ये हमारे पास स्केलर पोटेंशियल फंक्शन बन जाता है इस तरह रिलेशन में। और ये हमारे पास आइडेंटिकली आता है ये वाला आंसर। और कहता है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा है, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखता है देन ये चार प्रॉपर्टीज फुलफिल होगी, अगर दूसरी है तो ये बाकी चार फुलफिल, यानी कि ये चार पांच का मतलब एक ही है। ठीक है, एनी वन ऑफ द इम्प्लाइज ईच ऑफ द अदर। नेक्स्ट हम नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल को शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के दिन हमने लाइन इंटीग्रल के बारे में डिस्कशन की। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कहबान।